एनडीए सरकार आते ही विपक्षी दलों ने प्रचार शुरू कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करेगी। लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पिछले 3 साल में क्या किया, कितनी नई योजनाएं लाए और सबका साथ सबका विकास में कितने आगे बढ़े हैं। इन्हीं तमाम मुद्दे और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े बाकी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं 3 साल मोदी सरकार के मसले पर मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहता हूं कि एक डर पैदा किया गया था चुनाव के वक्त कि अल्पसंख्यक जो है उनको दिक्कतें होंगी, उनके साथ अत्याचार होंगे और उनको समान अधिकार नहीं मिलेंगे। लेकिन सरकार सबका अत्याचार होंगे और उनको समान अधिकार नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे चली है। तो इस डर को दूर करने के लिए आपने क्या किया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, बिना एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, ये कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, ये इसका एक जीता जागता प्रमाण है ये 3 साल। और इन 3 सालों में हर गरीब की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, ये इस संकल्प के साथ मोदी जी की सरकार और उनका पूरा के पूरा जो विभाग है वो काम करता रहा। अगर आप देखें, जब गरीब की हम बात करते हैं तो गरीबी, अशिक्षा अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा, जिसको कि सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया। और जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं वो जानबूझ करके इस जो बुनियादी सवाल है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनको वो इग्नोर करते रहे। और जिसका नतीजा हुआ कि दिन प्रतिदिन अल्पसंख्यक और विशेष तौर से मुसलमान कमजोर होता गया, पिछड़ता गया, बेरोजगार होता गया, अशिक्षित होता गया। लेकिन इन सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं ने न तो शिक्षा पर कभी बात की, न रोजगार पे कभी बात की, न तो उनके सशक्तिकरण पे बात करी। अगर बात करी तो ऐसे नॉन इश्यूज पर बात करी जिससे उनके जज्बाती और राजनीतिक शोषण किया जा सके। हमने वो चीजें नहीं की। हमने इन 3 सालों में उनकी शिक्षा की बात करी, हमने इन 3 सालों में उनके रोजगार की बात करी, हमने इन 3 वर्षों में हमने उनके अंदर विकास और विश्वास का माहौल पैदा करने का काम किया। और अगर आप देखें तो असंभव चीज को संभव करके दिखाया गया। अभी तक जो है वो होता क्या था कि स्कॉलरशिप दी जाती थी। स्कॉलरशिप दी कैसे जाती थी? कभी किसी के बिचौलिया के माध्यम से, कभी किसी एजेंसी के माध्यम से, कभी किसी एनजीओ के माध्यम से, कभी किसी स्कूल के माध्यम से। मोदी जी ने आने के बाद ये सारे के सारे सिस्टम को खत्म करके जो छात्र और छात्राएं हैं, उन छात्र और छात्राओं को स्कॉलरशिप सीधे उनके पास, उनके बैंक के खाते में पहुंचना चाहिए। और जिसका कि नतीजा हुआ कि लगभग जो है वो 2 करोड़ के इर्द गिर्द स्कॉलरशिप हमने इन 3 सालों में दी। बेगम हजरत है स्कॉलरशिप है छात्राओं के लिए, वो लगभग हमने 1 करोड़ से ज्यादा छात्र और छात्राओं को स्कॉलरशिप थी जो सीधे बैंक के खातों में गई। उसके अतिरिक्त जो रोजगार पूरक कौशल विकास योजनाएं हैं, जिसमें कि कौशल भी होता है, उसके अलावा रोजगार भी मिलता है, वो भी हमने जो है वो अलग अलग जगहों पे जमीन पे करके दिखाया। ये ऐसे मुद्दे हैं जो बिना ढिंडोरा पीटे हुए, बिना ढोल पीटे हुए, बिना जो है वो तुष्टीकरण किए हुए हमने ये सशक्तिकरण करने की कोशिश की है। आपने सशक्तिकरण किया, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समुदाय के सामने, अल्पसंख्यक समुदाय में खासकर मुस्लिम समाज के सामने मुंह बाए खड़े हैं। उसमें एक मुद्दा 3 तलाक का है। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इस पर कानून बनाने के लिए तैयार हैं। अगर कानून बनता है सर, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डायरेक्शन देता है या ये कहता है कि 3 तलाक को लेकर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, तो इसका प्रारूप क्या होगा, किस तरह से बनेगा? देखिए, ये देश सुधारों का देश है और समय समय पर हमारे देश में सुधार हुए हैं और उस सुधार की आवाज समाज के अंदर से खुद उभर करके हमेशा आई है। अगर आप देखें, जब सती प्रथा की बात आई थी और सती प्रथा के खत्म करने की आवाजें उठी थी, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था ये सेंटिमेंट से जुड़े हुए सवाल हैं, परंपराओं से जुड़े हुए सवाल हैं, धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए सवाल हैं, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समाज ने उसको खत्म किया और कानून भी बना। उसी तरह से बाल विवाह, उसको भी कहते थे कि साहब ये तो परंपरा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये तो जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। वो भी खत्म हुआ और समाज के अंदर से ही आवाज उठी। इसी तरह से 3 तलाक कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है,
ये जो है कुरीतियों और कुप्रथाओं का मुद्दा है, और कुरीतियों और कुप्रथाओं के मुद्दे का खात्मा होना ही चाहिए। और हमें खुशी इस बात की है कि समाज के अंदर से ही इस मुद्दे पर बहुत सकारात्मक, बहुत रचनात्मक चर्चा और बहस हो रही है। ये बात भी सही है कि कुछ लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं, ये बात भी सही है कि एक बड़ा वर्ग इसके पक्ष में बोल रहा है। तो इसलिए एक बहुत सकारात्मक रचनात्मक चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उस पर चर्चा कर रही है। हमें पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है, इस सकारात्मक रचनात्मक मंथन से अमृत जरूर निकलेगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ने कल रामलला से 3 तलाक की तुलना कर दी। क्या आपको लगता है कि ये आस्था का सवाल है? क्योंकि रामलला से 3 तलाक की तुलना करना है, एक कुरीति का मामला और एक धर्म का मामला, और रामलला पर महिला और पुरुष बटे नहीं है जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में महिला और पुरुष बटे हैं, और मुस्लिम महिलाएं ही अपना हक मान रही है 3 तलाक को रोककर। नहीं, मुझे लगता है जो उन्होंने तुलना की है वो बिल्कुल अज्ञानी जैसी बात की है, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी की बात की है। और कभी भी कतई भी जो तुलना की गई है कि राम मंदिर और अयोध्या में जिस आस्था है कि राम जी, भगवान राम का जन्म हुआ, और जैसी उसी तरह से हमारी आस्था है कि 3 तलाक हम करेंगे, तो बिल्कुल ये बिल्कुल जो है एक बचपने जैसी बातें, अज्ञानियों जैसी बातें की गई हैं। इसलिए उसको इसके और नहीं जोड़ा जा सकता। जैसा मैंने पहले कहा कि इसी तरह के कुतर्क जो है वो ऐसा नहीं है। जब सती प्रथा की बात आई थी तो कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि यह आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब बाल विवाह का मुद्दा आया था तो भी लोगों ने कहा था कि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए हम मानते हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन की क्रांति चल रही है, और ये बहुत जरूरी था, ये बहुत पहले होना चाहिए था। तमाम इस्लामिक देशों ने 3 तलाक की व्यवस्था को, प्रथा को खत्म किया है, हमारे देश में भी खत्म होनी चाहिए। हमारे देश में भी खत्म होनी चाहिए सर। लेकिन लोग कहते हैं, और खास तौर पर जो बीजेपी को अपोज करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ नेता कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को पिछले दरवाजे से लाने की तैयारी है। क्या इसमें कोई हकीकत है? देखिए, पहली बात ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो लॉ कमीशन है उसने लोगों से रायशुमारी की। रायशुमारी अभी भी कर रहा है, अभी तो उसने रोका है शायद, लेकिन उसमें रायशुमारी के बाद एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। उसमें किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती। हमारा देश खुला देश है, खुला समाज है, तो राष्ट्रीय और 3 कॉमन सिविल कोड पे ऐसा तो है नहीं कि पहली बार चर्चा शुरू हुई है, पहली बार बहस हो रही है। और सदियों से बड़े बहस होती रही है, चर्चा होती रही है, लोग अपनी बात कहते रहे हैं, लोग अपने उसमें और कुतर्क देते रहे हैं, और पक्ष और विपक्ष में भी बातें होती रही हैं। लेकिन इसको इसके साथ अभी जोड़ने का कोई मायने मतलब नहीं है। जो लोग इसको जोड़ना चाहते हैं वो एक बड़े इस अभियान को, जो सुधार से जुड़ा हुआ अभियान है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत ऐसी बात कह रहे हैं। आप नकवी जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, रामपुर से सांसद रह चुके हैं और साथ ही साथ केंद्र में मंत्री भी हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। योगी सरकार जब से आई है तब से कुछ जगहों पर जातीय संघर्ष और साथ ही साथ सांप्रदायिक संघर्ष की भी खबरें आई हैं कि सांप्रदायिक तनाव फैला। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, पहली बात यह कि कुछ घटनाएं हुई हैं, इसमें किसी को कोई, आपका जब इस वक्त मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, तो जो भी घटनाएं होती हैं लोग दिखा रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को भी देखना चाहिए कि जो भी घटनाएं कहीं पर भी हुई है वो हफ्तों और महीनों में नहीं बल्कि मिनटों और घंटों के अंदर कार्रवाई हुई है। और जो लोग भी इसमें शामिल रहे हैं, कितने भी बड़े उसके लोग रहे हों, कितने भी बड़े रसूख के लोग रहे हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कानून के तहत कार्रवाई हुई है। और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि डेवलपमेंट के एजेंडे पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट नहीं होगा, न देश के किसी और हिस्से में होगा और न उत्तर प्रदेश में होगा। नकवी जी, अगर कश्मीर की बात करें तो वहां पर लोगों का कंसर्न ये है कि 3000 वहाबी विचारधारा की, यानी कट्टरपंथी विचारधारा की मस्जिदें वहां पर खुल गई है। साउथ कश्मीर को खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से पॉल्यूट किया जा रहा है। क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की भी कोई योजना है वहां के लोगों को एम्पावर करने की, वहां के लोगों को टीच करने की, वहां के लोगों को समझाने की कि आप मुख्य धारा के साथ जुड़े?
देखिए, हमने बहुत से कार्यक्रम, बहुत से वहां के रोजगार के कार्यक्रम है, शिक्षा के कार्यक्रम है, जो अभी भी जो है वो लद्दाख में चल रहे हैं, जम्मू में चल रहे हैं, कश्मीर में भी चल रहे थे अभी तक, लेकिन इस बीच में वो हल्के पड़े हैं। और हमारा मानना है कि जो ये ताकतें जो कुछ भी षड्यंत्र कर रही हैं, वो कश्मीर के लोगों के, कश्मीर के नौजवानों के विकास के रास्ते में रोड़े पैदा कर रही हैं, कश्मीर के लोगों की और नौजवानों के विकास पर पत्थर फेंक रही हैं। इसलिए कश्मीर के लोगों को ही मिलकर के उन्हें प्रयास करना होगा। और जो रेडिकल फोर्सेज हैं, ऐसी फोर्सेज जो फोर्सेज की भारत में अपनी जड़ें नहीं जमा पाई हैं और जिनको कि भारत के लोगों ने हमेशा रिजेक्ट किया है, वो ताकतें हो सकता है कि कुछ जगहों पर अपनी कोशिशें कर रही हों, लेकिन आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि ऐसी ताकतें न कश्मीर में सफल होंगी, न कन्याकुमारी में सफल होंगी, और ऐसी ताकतों को उनका माकूल और जायज जवाब दिया जाएगा और जायज उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नकवी जी, एक बड़ा मुद्दा वक्फ की जमीनें भी हैं। वक्फ की जमीनों के मामले में कहा जाता है कि ज्यादातर जमीनों पर माफियाओं का कब्जा है, ज्यादातर जमीनों पर लोगों ने पर्सनल बिल्डिंग्स बना ली हैं, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्फ की जमीनों को इससे छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार की क्या योजना है? देखिए, वक्फ माफियाओं का बहुत दिनों से बहुत पुराना जाल है, और अब तो वक्फ माफिया ही नहीं, अब तो जो हम देख रहे हैं तो जो शत्रु संपत्ति है, वो शत्रु संपत्ति भी लोगों ने कब्जा कर रखी है। और शत्रु संपत्ति से लेकर के वक्फ की संपत्ति, जो कि मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए जिसका इस्तेमाल होना चाहिए था, उन्हें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कुछ वक्फ माफियाओं ने वर्षों से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे उनको छुड़ाया जा रहा है। और कानून को और हमने कड़ा किया है। उसके अलावा जो स्टेट के, सेंट्रल के जो वक्फ बोर्ड है, उन वक्फ बोर्डों को स्पष्ट तौर से, कड़े तौर से कह दिया गया है कि किसी भी तरह की वक्फ माफियाओं के साथ साठगांठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक अभी महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड इस बारे में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहा था, और कहीं न कहीं वक्फ माफियाओं से मिलने की खबरें आ रही थी। वहां के वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ और वक्फ बोर्ड हैं जिनके बारे में शिकायतें आई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि वक्फ की जो जमीन है, वो इंच जमीन, गज जमीन, जितनी भी जमीन है, उस जमीन का इस्तेमाल सही हो, इसके लिए हम मजबूती से काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल नकवी जी, 2019 के चुनाव में अब 2 साल ही बचे हैं और उल्टा काउंटडाउन जिसको कहते हैं वो शुरू हो चुका है। सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है। अब 2 ही साल सरकार के पास बचते हैं और अगला आखिरी साल मोटे तौर पर चुनावी साल हो जाता है। चुनाव के प्रिपरेशन शुरू हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। क्या आपको लगता है 2019 में ये सिनेरियो बदलेगा? देखिए, ये जो लोग कहते हैं, ये जानबूझ करके कहते हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के वोट दे रहा है और देने लगा है। अगर आप जो है वो लोकसभा का चुनाव देखें, इतना प्रचंड बहुमत क्या बिना समाज के सभी वर्गों के वोट के मिल गया? अभी उत्तर प्रदेश का जो प्रचंड बहुमत मिला है, जहां पर 19-20% मुसलमान हैं, वहां पे अगर प्रचंड बहुमत मिला है तो क्या बिना मुसलमानों के वोट के मिल गया है? बिल्कुल नहीं। हमें समाज के सभी वर्गों का वोट मिला है। हाँ, अगर आप देखें इन 3 सालों में जो बेईमानी के बाहुबली हैं, उनमें बेचैनी जरूर है। और जो बेईमानी के बाहुबली हैं, जिनको कि अभी तक लगता था कि बेईमानी उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उस पर जो है वो कहीं ना कहीं नाकाबंदी हुई है और लूट लाभी पे तालाबंदी हुई है। तो इससे लगता है उनको कि साहब ये तो बड़ा अब हम जो सोचते थे वो तो नहीं, बड़ी सफलता के साथ ये सरकार चल रही है। इसलिए कुछ इस तरह के शगुफे और सोचे छोड़ो कि साहब वो मुसलमान अलग हो रहा है, अल्पसंख्यक अलग हो रहा है, समाज में असुरक्षा का भाव है। तो निश्चित तौर से जो असुरक्षा का भाव है वो है, लेकिन वो उन राजनीतिक दलों में है, उन बेईमानी के बाहुबलियों में है, उन भ्रष्टाचार का और घोटालों के लोगों के वो तमाम महान लोगों में है जो अभी तक अपना संवैधानिक अधिकार मान के बैठे थे। हम तो केवल दीपक जी यही कहेंगे कि इस तमाम चुनौतियों के बावजूद दौर है संग आजमाई का, दौर है संग आजमाई का, और हम आईना सजाते हैं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो,
हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, तमाम तरह के जो है वो छीटाकशी होगी, लेकिन हमें और हमारी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक ही लक्ष्य है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी हमसे बात करने के लिए। तो नकवी जी का साफ कहना है कि 3 तलाक का मुद्दा धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि कुरीतियों का मुद्दा है, और जिस तरह से सती प्रथा को खत्म किया गया, बाल विवाह को खत्म किया गया, 3 तलाक को खत्म करने की भी जरूरत है। अल्पसंख्यक मंत्री की तरफ से, सरकार के एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। आज के हमारे इस खास पेशकश में 3 साल मोदी सरकार में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पे हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि मोदी सरकार ने 3 साल में क्या कमाल किए हैं, क्या धमाल किए हैं और कौन से ऐसे काम किए हैं जो लोगों को पसंद कम आए।